हे हाय जनता, क्या हाल चाल। आप सबका स्वागत है हमारे यानी एच आर चैनल पे, एच आर बायो लाइफ में, जिसमें जैसे आज हम एनिमल टिश्यू पढ़ाने जा रहे हैं। आज हमारा यानी फर्स्ट लेक्चर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में। तो यानी एनिमल टिश्यू पढ़ने जा रहे, तो जैसे हम बता दें कि यानी हिंदी मीडियम में एनिमल टिश्यू पढ़ाने जा रहे हैं। तो एनिमल टिश्यू में आज हम जैसे एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट पढ़ने जाएंगे। तो आज एपिथेलियल टिश्यू पूरा कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, तो हायरार्की इन लिविंग सिस्टम यानी एनिमल टिश्यू में जैसे देखे कि टिश्यू बोले तो टिश्यू यानी किससे मिलकर बना होता है, टिश्यू से फिर क्या बनता है, फिर उससे क्या बनता है, यानी ऑर्गेनिज्म तक लेकर यानी क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ें उसे देखे। जैसे यानी हायरार्की इन लिविंग सिस्टम में देखे तो जैसे सेल है, तो सेल से क्या बनता है, सेल से क्या बनता है, यानी सेल के ग्रुप से टिश्यू बनता है। टिश्यू फिर कैसा करता है, टिश्यू जो है इंटरेक्ट करता है डिफरेंट प्रपोर्शन में, और ये क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। टिश्यू जो होता है डिफरेंट प्रपोर्शन में इंटरेक्ट करता है और ऑर्गन बनाता है। फिर ऑर्गन इंटरेक्ट करता है फिजिकली एंड केमिकली। कैसा करता है, फिजिकली एंड केमिकली इंटरेक्ट करता है और ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ऑर्गन सिस्टम फिर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, ऑर्गेनिज्म यानी बनाता है, क्या ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फिर उसके बाद जैसे देखिए ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म एक मिनट यार, ये जम नहीं रहा है थोड़ा, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, हाँ ठीक है। जैसे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म यानी संख्या के आधार पर देखें तो संख्या के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो यूनिसेलुलर होता है और मल्टी सेलुलर होता है। जैसे यूनिसेलुलर की बात करें तो यानी एक कोशिकी, जिससे वर्ड को हम देखें तो यानी वर्ड से ही समझ आ रहा है कि इसमें यानी एक कोशिका होगी, यानी एक कोशिकी, यानी एक तो इसमें लिखा ही आ रहा है यानी एक ही कोशिका होगी। यूनिसेलुलर में कैसा एक कोशिका होगी, और ये जीवन के समस्त कार्य जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, जनन, ये सभी फंक्शन जो होते हैं ये एक ही सेल परफॉर्म करती है, ऑल फंक्शन। तो ये यूनिसेलुलर के अंदर आता है। जैसे यूनिसेलुलर के अंदर हम जैसे इसके एग्जांपल देखें तो एग्जांपल बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर है। बैक्टीरिया हो गया, बीजे हो गया, प्रोटोजोन हो गया, अमीबा। जैसे ईस्ट की बात करें तो ईस्ट ये यानी फंजाई के अंदर आता है। फंजाई जैसे बात करें फंजाई की, तो मोस्ट ऑफ फंजाई जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, बट इसमें जो ईस्ट है ये कैसा होता है, ईस्ट जो होता है ये यूनिसेलुलर होता है। यानी क्या क्या देखे हमने यूनिसेलुलर के एग्जांपल में, एक तो हमने बैक्टीरिया देखा, बीजे देखा, प्रोटोजोन और अमीबा। और ईस्ट जो है ये, इसको अच्छे से याद रखना पड़ेगा ईस्ट को, इसलिए ही यहाँ ईस्ट यानी फंजाई होता है, ईस्ट फंजाई होता है। इसलिए ही हम जैसे यहाँ पे मोस्ट ऑफ लिखे, ऑल फंजाई नहीं लिखे मल्टी सेलुलर में, क्योंकि ईस्ट जो होता है ये यूनिसेलुलर के अंदर आता है। जैसे हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी यानी एक से ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा जो सेल होती है ये मल्टी सेलुलर के अंदर आती है। एक से ज़्यादा सेल का यानी समूह होता है इसमें। तो इसमें समूह होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे मोस्ट ऑफ फंजाई, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम। जैसे हम यानी एनसीईआरटी ने जैसे दिया है, एनसीईआरटी की लाइन में लिखा है कि हाइड्रा में जो है थाउजेंड्स ऑफ सेल, यानी थाउजेंड्स ऑफ सेल जो पाई जाती है हाइड्रा में पाई जाती है, और ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें बिलियंस ऑफ सेल पाई जाती है। कैसा होता है, यानी ह्यूमन बॉडी में जो है ये कैसे होते हैं, बिलियंस ऑफ सेल पाई जाती है। उसके बाद जैसे देखिए डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, तो टिश्यू की डेफिनेशन की बात करें तो टिश्यू क्या होता है, तो जैसे इसकी डेफिनेशन है, जैसे यहाँ की हम डेफिनेशन की बात करें, यहाँ की डेफिनेशन, और जैसे यानी सम बुक्स में कैसा क्या लिखा रहता है कि कोशिका का जो ओरिजिन, स्ट्रक्चर, फंक्शन तीनों समान होगा वो टिश्यू, बट ऐसा नहीं है। यानी ओरिजिन तो ऑलवेज सेम होगा, बट इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम हो भी सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। सेम हो भी सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ये टिश्यू की यानी एक्चुअल डेफिनेशन बोले तो ये है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें हम, ब्लड, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक मिनट। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें ब्लड, तो ब्लड में जैसे ब्लड में दो चीज़ होता है, एक तो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है और प्लाज्मा होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट में जैसे बात करें तो WBC, RBC
यानी जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आता है, तो जैसे इसका ओरिजिन की बात करें तो डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स तीनों का सेम है, तीनों का ओरिजिन सेम है, बट जैसे स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो आरबीसी का होता है ये बाइकॉनकेव होता है, आरबीसी का स्ट्रक्चर जो होता है बाइकॉनकेव होता है, डब्ल्यूबीसी का जैसे एमोबर्ड हो गया, प्लेटलेट्स की बात करें तो इसका प्लेट लाइक, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया, यानी इनका ओरिजिन तो तीनों का सेम है बट तीनों का स्ट्रक्चर कैसा डिफरेंट है, वही फंक्शन भी तीनों का कैसा डिफरेंट है। इसलिए हम बोला जाता है कि जो ओरिजिन होगा ऑलवेज सेम होगा, फंक्शन और यानी स्ट्रक्चर जो उसका सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये एक एग्जाम्पल से हमने प्रूव कर दिया। यानी देखा ना, जैसे जैसे आरबीसी की बात करें तो इसका फंक्शन जो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, डब्ल्यूबीसी में डिफेंस या इम्यूनिटी ये इसका फंक्शन है, प्लेटलेट्स जो होती है ये ब्लड क्लॉटिंग इसका फंक्शन होता है। अब जर्म लेयर की बात करें तो जर्म लेयर जो होती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, यानी 3 जर्म लेयर होती, तीनों जर्म लेयर से हमारी बॉडी जो है कॉम्प्लेक्स बॉडी ये पूरी तीनों जर्म लेयर से, यानी 3 ही जर्म लेयर है, तीनों जर्म लेयर से मिलकर बनी होती है। जैसे एक्टोडर्म यानी आउटर में होती, मेसोडर्म मध्य में और एंडोडर्म अंदर में होती, तो ये प्राइमोर्डियल जर्म लेयर बनाती। प्राइमोर्डियल जर्म लेयर हमारे बॉडी के यानी ऑर्गन बनाती है, बॉडी के ऑर्गन से बनाती है। उसके बाद जैसे हम देखें कि टाइप ऑफ टिश्यू की बात करें तो टाइप ऑफ टिश्यू यानी उसकी जो संरचना होती है उनके कार्य पे डिसाइड करती है, उनका जैसा कार्य है उनकी संरचना वैसी हो जाती। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जैसे 4 प्रकार में बात करें तो टाइप ऑफ टिश्यू, जैसे टाइप ऑफ टिश्यू की बात करें तो हम यानी इस चैप्टर में नहीं, पूरा ही टिश्यू जो है 4 होते हैं, ओनली 4 ही टिश्यू होते हैं। जैसे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, यानी ये 4 ही टिश्यू है हमारे। जितने भी टिश्यू है तो ये 4 ही से मिलकर बना हुआ, जितना भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है पूरा सब कॉम्प्लेक्स से लेकर नॉर्मल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक ये 4 ही टिश्यू है इतने। जैसे एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन क्या होता है इसका ओरिजिन, तो जैसे ऑल एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म यानी तीनों जर्म लेयर से एपिथेलियल टिश्यू बना होता है, तीनों जर्म लेयर से एपिथेलियल टिश्यू बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्म से बना होता है एंड मस्कुलर भी मेसोडर्म से, बट न्यूरल टिश्यू जो होता है ये एक्टोडर्म से बना होता है। न्यूरल टिश्यू कैसा होता है, ये एक्टोडर्म से बना होता है। ये न्यूरल टिश्यू का एक स्पेसिफिक पॉइंट थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूरल टिश्यू एक्टोडर्म से बना है। देखो मीज़ो की तो दिक्कत नहीं, मीज़ो तो तीनों बने, यानी एपिथेलियल टिश्यू की तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ऑल जर्म लेयर से बना होता है। और कनेक्टिव, मस्कुलर, मीज़ो इसकी भी याद रखनी, पर ये एक ही एक्टोडर्म याद रखना पड़ेगा कि न्यूरल टिश्यू जो है ये एक्टोडर्म से फॉर्म होता है। किससे फॉर्म होता है, यानी एक्टोडर्म से बना होता है। जैसे हम देखें अब एपिथेलियल टिश्यू को ऑल टोटल यानी डिटेल में देखें क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू। जैसे स्टार्ट करते एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक, उपकला ऊतक जैसे मीनिंग की बात करें ईपी यानी अपॉन होता है, इसके वर्ड को देखें ईपी यानी अपॉन हो गया, थीलिया यानी ग्रोथ होता है। जैसे एपिथेलियम, एपिथेलियम जो होता है कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ही ग्रो करता है। ऑलवेज आप जब भी देखोगे यानी एपिथेलियल टिश्यू को तो ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ही ग्रो करता है, वृद्धि करता है सदैव। और यानी एक और तो जो होता है एपिथेलियल टिश्यू यानी बॉडी फ्लूइड, और दूसरी ओर यानी इन्वायरमेंट के संपर्क में रहता है, इन्वायरमेंट के संपर्क में रहता है। जैसे मान लेते ये बॉडी हो गया, एक और कैसा होता है ये एक और तो कैसा होता है यानी ये अपना बॉडी फ्लूइड, यहाँ बॉडी फ्लूइड होता है तो बॉडी फ्लूइड, और एक और इन्वायरमेंट जो अपनी जो ये लेयर है ये एपिथेलियल टिश्यू है। बाहर की जो लेयर दिख रही है आपको एपिथेलियल टिश्यू है, अंदर की जो ब्लड वेसल हो गया उसकी अंदर की जो लेयर होती है एंडोथेलियम, वो भी यानी एपिथेलियल टिश्यू ही है। तो इन्हें ब्लड हो गया तो ब्लड के अंदर क्या रहता है, फ्लूइड रहता है। तो एक और बोल सकते हैं ना यानी अपना बॉडी फ्लूइड, और बाहर तो ये है, इसके बाहर तो इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट के संपर्क में रहती है। तो जैसे अब उसके बाद जैसे पैकिंग की बात करें, पैकिंग क्या होता है, तो पैकिंग में क्या होता है, कोशिका के बीच में जो होता है अंतर यानी कोशिकी द्रव यानी इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है, बहुत ही कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस ही उसमें कम होता है। इस कारण क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस न होने के कारण उसमें रक्त वाहिनियाँ, लसिका वाहिनियाँ, कैपिलरीज उसको भेद यानी पेनिट्रेट नहीं कर सकती।
किसको, इंटरसेलुलर स्पेस में वहाँ यानी पेनिट्रेट नहीं कर सकती, नहीं जा सकती। अर्थात क्या होता है इसमें, यानी रक्त संचरण अनुपस्थित होता है। किसमें, एपिथेलियल टिश्यू में रक्त संचरण यानी अनुपस्थित होता है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है अवेस्कुलर होता है, एपिथेलियल टिश्यू अवेस्कुलर होता है। इसको अब न्यूट्रेंट हो गया, ये सब कौन प्रोवाइड करता है। जैसे इसको अपने पोषण जो होता है यानी न्यूट्रेंट की बात करें तो ये कनेक्टिव टिश्यू पर निर्भर है। कनेक्टिव टिश्यू जैसे ये हो गया, जैसे ये बात करें हाथ, ये कनेक्टिव टिश्यू है। उसके ऊपर वाला हाथ जैसे एपिथेलियल टिश्यू, तो ये ऊपर वाले में जो है अपना ब्लड वेसल यानी पाई नहीं जाती, कुछ नहीं पाया जाता, अवेस्कुलर होता है। तो नीचे वाली जो है ये कनेक्टिव टिश्यू उसको ऊपर वाली लेयर को प्रोवाइड करती है, यानी एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिएंट हो गया O2 सब सप्लाई करने का काम कनेक्टिव टिश्यू का। यानी ये लिखा है एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के बीच में, यानी एक असेलुलर जैसे यानी एपिथेलियल टिश्यू ये हो गया, एपिथेलियल टिश्यू ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया। तो इनके बीच में जो होती है एक पतली, यानी कैसे पतली होती है, असेलुलर होती है, यानी वो कोई सेल की बनी नहीं होती है, अकोशिकी होती है, नॉन लिविंग होती है, डेड होती है यानी। तो ये इसे क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। इनके जो बीच में जो ये दिख रही है आप लोगों को, ये जो दिख रही जो मैंने डार्क कर रहा हूँ, तो ये जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। कैसी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यानी ये एपिथेलियल टिश्यू हो गया, ये अवेस्कुलर होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन असेलुलर। तो ये कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू के बीच में पाई जाती है, बीएम बोला जाता है। तो ये जो अब जैसे देखिए नर्व सप्लाई जो होती है, नर्व सप्लाई अपना एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो दोनों में नर्व सप्लाई पाई जाती है। पर ब्लड वेसल की बात करें तो ये अपना किस में पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू में ही दिख रही है, अपना एपिथेलियल टिश्यू में नहीं दिख रही है। और कनेक्टिव टिश्यू जो होता है O2 न्यूट्रिएंट यानी ये सब डिफ्यूजन के थ्रू एपिथेलियल टिश्यू को दे देता है। अब जैसे टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू कितने यानी कैसा क्या होता है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जैसे यानी कोशिका स्तर की संख्या यानी अपन बात करें तो लेयर के आधार पर सेल की यानी सेल की लेयर के नंबर के आधार पर देखें तो ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो सिंपल होता है और कंपाउंड होता है। जैसे सिंपल की बात करें तो सिंपल यानी सरल, ये एक ही यानी सिंपल एक ही लेयर होता है। इसमें सिंपल में एक सिंगल लेयर होता है, एक सिंगल लेयर होता है। बट कंपाउंड में बात करें तो कंपाउंड में कैसा होता है, कंपाउंड में मोर देन वन लेयर होता है। जैसे सिंपल की बात करें तो सिंपल में क्या होता है, एक ही कोशिका यानी एक ही जो होती है यूनिलेयर होती है। जिसमें कैसे होता है, यूनिलेयर होती है और समस्त कोशिका जो होता है आधारी कला के संपर्क में होती है। जिससे हम यानी थोड़ा समझते हैं, जैसे इसको एक मिनट, जैसे ये हो गया, जैसे ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। हमने क्या बनाया, बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाया। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जैसे देखे यानी सिंपल एक ही लेयर बनाना है हमारे को। तो जैसे इसमें आगे देखते ना, ये पॉइंट समझते। सिंपल की बात करें तो सिंपल में तीन प्रकार के होते हैं, स्क्वामस होते, क्यूबोइडल होते, कोलुमिनार। तो हम यहाँ से एक सेल उठा के देख लेते वो कैसे चिपकी, तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं ना। जैसे ये जैसे सिंपल हो गया तो सिंपल में क्या होता है, जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो ये लेयर है समस्त कोशिका जितनी भी कोशिका ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी है, क्योंकि सिंगल लेयर होती है। सिंगल जब एक ही लेयर होती है तो एक ही तो भाई उससे तो चिपकी रहेगी, और किससे चिपकी रहेगी, वही क्यूबोइडल में भी वही बेसमेंट मेम्ब्रेन से चिपकी हुई है, स्क्वामस में भी बेसमेंट मेम्ब्रेन से ही चिपकी है। तो इसलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया कि समस्त कोशिका जो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के संपर्क में रहती है। और जब ये पतली होती है, जब इसका यानी अपना पतली होने के कारण क्या होता है, जब ये पतली है अगर से मोटी रहती तो इसमें स्त्राण उत्सर्जन और अवशोषण में कैसा ये यानी उतनी हेल्प नहीं कर पाती। बट ये पतली होने के कारण इसका स्त्राण उत्सर्जन और अवशोषण में सहायक होती है। वही कंपाउंड की बात करें तो इसका सीमित यानी लिमिटेड रोल होता है। क्यों लिमिटेड रोल होता है, क्योंकि ये मल्टी लेयर होता है। मल्टी लेयर में थोड़ी डिफ्यूजन होगा, थोड़ी यानी सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन गुड होगा। इसमें जो होता है केवल आंतरिक स्तर की ही कोशिकाएं बेसमेंट मेम्ब्रेन के संपर्क में रहती। क्यों रहती है, जैसे अब मोर देन वन लेयर है तो मोर देन वन लेयर में नीचे वाली तो चिपकी रहेगी। जैसे इसके ऊपर ये लेयर बना देते हैं, मान ले एग्जाम्पल के तौर पर लेते, तो ये ऐसी क्या रहती है, ऐसी कंपाउंड रहती है। ऐसी कंपाउंड रहती तो ये नीचे वाली ही सेल जो रहती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के संपर्क में रहती, बाकी सब जो रहती है ऊपर वाली सेल से अटैच रहती है, यानी सेल के ऊपर ऐसी अटैच रहती है। ये कंपाउंड का काम है, लेयर पे लेयर, नीचे वाली लेयर ही बेसमेंट मेम्ब्रेन के संपर्क में रहती है।
और इनका लिमिटेड रोल होता है, यानी कि लेयर पे लेयर जब मल्टी लेयर है तो थोड़ी होगा, लिमिटेड रोल है। उसके बाद जैसे देखिए हम सिंपल में बात कर रहे थे, सिंपल में हमने देखा 3, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार। तो सिंपल स्क्वामस देखते, सिंपल स्क्वामस यानी क्या होता है। तो सिंपल स्क्वामस जो है ये एक चपटी कोशिका है ना, फ्लैट सेल होती है। सिंपल स्क्वामस जो होती है, जैसे ये देखा तो ये चपटी ऐसे फ्लैट होती है, चपटी एकदम से चपटी और फ्लैट कोशिका होती है, यानी ये चपटी और फ्लैट यानी पतले स्तर से बनता है, जिसके किनारे जो होते हैं अनियमित होते हैं, इसके किनारे जो होते हैं अनियमित होते हैं। यानी द स्क्वामस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटनेंट। जैसे फ्लैटनेंट की बात कर रहे हैं, फ्लैटनेंट में भी अगर से टाइल्स लाइक है तो टाइल लाइक है, तो इसे हम पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं। वो इरेगुलर यानी लहरदार है, लहरदार है तो इसे टेसलेटेड एपिथेलियम कहते हैं। उसमें जैसे न्यूक्लियस हमने देखा, यह राउंड एंड कैसे स्लाइटली फ्लैट होता है, ठीक है। अब जैसे फंक्शन की बात करें तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का फंक्शन जो होता है डिफ्यूजन ऑफ गैस, डिफ्यूजन ऑफ गैस जो होता है ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का फंक्शन होता है। जैसे डिफ्यूजन की बात करते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है, यानी डिफ्यूजन ऑफ गैस ये तो देखा फंक्शन है, पर डिफ्यूज़न ऑफ गैस भी तो क्या होता है, डिफ्यूज़न की भी तो मीनिंग देखे कि डिफ्यूज़न है क्या एक्चुअल में। तो डिफ्यूज़न जो होता है मूवमेंट होता है गैस का या किसी भी सब्सटेंस का, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जो जाता है वो डिफ्यूज़न के थ्रू जाता है। ये हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जो जाती है गैस, ये डिफ्यूज़न कहलाती है भाई साहब। क्या कहलाती है, डिफ्यूज़न कहलाती है। और दूसरा इसका जो फंक्शन है फिल्ट्रेशन, यानी डिफ्यूजन ऑफ गैस पहला फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन क्या हो गया अपना फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन फंक्शन हो गया, ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का। अब जैसे एग्जांपल देखिए सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के एग्जांपल क्या होते हैं। तो एग्जांपल जैसे एल्वेलाई ऑफ लंग्स यानी एयर सैक, एल्वेलाई ऑफ लंग्स यानी एयर सैक में जो है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पाई जाती है, यानी फेफड़े के वायुकोष। ब्लड वेसल यानी एंडोथेलियम हो गया, या बोमेन कैप्सूल यानी बोमेन कैप्सूल में भी पाया जाता है। जो बोमेन कैप्सूल है उसमें यानी इसका जो यानी फंक्शन यानी हेल्प करती है, फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है बोमेन कैप्सूल में। जैसे बाकी देखे यानी नेक्स्ट देखिए कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में बात करें तो एक स्तरीय ही होती है और घन जैसी होती है भाई साहब। कैसी होती है, घन जैसी यानी क्यूब लाइक होती है, यानी कैसे मेड अप ऑफ सिंगल लेयर होती है, कैसे क्यूब लाइक सेल होती है। उसके बाद देखिए कि इसमें न्यूक्लियस जो होता है सेंटर में होता है। अपना सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कैसा होता है, न्यूक्लियस सेंटर में होता है और राउंड होता है, सेंटर में भी होता है भाई साहब, राउंड भी होता है। और बेसल में जैसे उसके बाद हम कॉलमनार देखेंगे तो कॉलमनार में बेसल होता है। तो सेंटर में होता है, राउंड होता है। इसका फंक्शन की बात करें तो मुख्य जो इसका मेन फंक्शन होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात करें तो सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन यानी स्तरण, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण। इसका मेन कार्य क्यूबॉइडल का होता है भाई साहब। उसके बाद जैसे एग्जांपल देखें कि क्यूबॉइडल कहाँ पाई जाती है, तो क्यूबॉइडल डक्ट ऑफ ग्लैंड में भी, डक्ट ऑफ ग्लैंड में भी जो होती है भाई, लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड भी होती है, स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड भी होती है। तो जैसे ये देखें तो जैसे स्मॉल डक्ट की बात करें तो स्मॉल डक्ट में क्यूबॉइडल पाई जाती है, बट लार्ज डक्ट में क्यूबॉइडल नहीं पाई जाती। लार्ज डक्ट में जो है कंपाउंड एपिथेलियम पाई जाती है। ये हमने इसके यानी एग्जांपल्स जैसे ये डायग्राम के बेस पर देख लिया। लार्ज जो होती है उसमें कंपाउंड और स्मॉल में क्यूबॉइडल। और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ जो नेफ्रॉन होता है डीसीटी में भाई साहब, तो डीसीटी में जो होती है ये क्यूबॉइडल पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कॉलमनार। तो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम की बात करें तो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम जो होती है ये लंबी होती है, पतली कोशिकाओं के स्तर से बनी होती है। इन्हें लंबी तो होती है भाई साहब, लंबी और पतली कोशिका। जैसे उसका एक बार डायग्राम बना लेते तो मज़ा आ जाएगा। ये सेल एक मिनट, ये हो गया, ये लंबी, एक मिनट, ये देखो ये सेल जो है ये कॉलमनार है, यानी कॉलम जैसे है भाई साहब। कॉलम जैसे उसका जो न्यूक्लियस है ये कैसा इसमें बेसल में पाया जाता है। न्यूक्लियस जो होता है इसका कैसा बेस में पाया जा रहा है, ना कि सेंटर में। सेंटर में नहीं पाया जा रहा है, सेंटर में इसका न्यूक्लियस जो है बेसल में पाया जा रहा है।
यानी कैसा इलोंगेटेड होता है, प्रेजेंट लोअर यानी बेसल पार्ट ऑफ द सेल, क्या न्यूक्लियस। अब जैसे देखिए इसका फंक्शन देखिए, एक सिंपल कोलमनार एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन जो होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन में भी भाई साहब म्यूकस सिक्रेट करता है, एब्जॉर्प्शन में फूड। अब एग्जाम्पल देखिए कि सिंपल कोलमनार एपिथेलियम का एग्जाम्पल, तो सिंपल कोलमनार एपिथेलियम जो है स्टमक एंड लीवर, स्टमक एंड लीवर में सिंपल कोलमनार एपिथेलियम पाया जाता है। किसमें, यानी स्टमक एंड लीवर में जो है सिंपल कोलमनार एपिथेलियम पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि मॉडिफिकेशन, कि क्यूबॉइडल, अब हमने अभी पढ़ा क्यूबॉइडल और कॉलमनार, तो क्यूबॉइडल और कॉलमनार में मॉडिफिकेशन भी होता है। तो ये मॉडिफिकेशन क्या है, देखिए मॉडिफिकेशन में भी जैसे देखिए दो है, एक तो सीलिया एंड सीलिया एंड फ्लैजिला, क्या बोल रहा हूँ मैं, हम इसमें देखेंगे माइक्रोलाई एंड सीलिया। माइक्रोल यानी माइक्रोलाई एंड सीलिया, जैसे माइक्रोलाई की बात करें तो माइक्रोलाई को हम सूक्ष्मांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोलाई को हम सूक्ष्मांकुर कहते हैं। तो माइक्रोलाई जो होती है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, यानी माइक्रोलाई का ही नाम हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं। ब्रश बॉर्डर, माइक्रोलाई को ही ब्रश बॉर्डर बोला जाता है। ब्रश बॉर्डर यानी माइक्रोलाई यानी ब्रश बॉर्डर। तो माइक्रोविलाई जो होती है ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होती है, यानी गति नहीं करती है, गतिहीन होती है। यानी इसमें फिंगर लाइक होती है। जो माइक्रोलाई जो होती है ना, फिंगर लाइक होती है, जैसे ऐसा 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 ऐसा, ये जो होती है माइक्रोलाई होती है। ऐसे फिंगर लाइक ऐसा 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 अपना, ये फिंगर लाइक अपना माइक्रोलाई होती है। माइक्रोलाई कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। ये एब्जॉर्प्शन में दे इंक्रीज सरफेस एरिया बाय 20 टाइम फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी जो सरफेस एरिया होता है कितने 20 गुना, कितने गुना 20 गुना तक इंक्रीज कर देते भाई साहब। ओ माय गॉड, कौन, माइक्रोलाई। उसके बाद जैसे सीलिया देखे तो सीलिया जो होता है, सीलिया हेयर लाइक होता है सीलिया जो होता है हेयर लाइक होता है, मोटाइल होता है सीलिया। सीलिया कैसा, मोटाइल यानी गतिशील होता है, गति कर सकता है सीलिया। मूवमेंट यानी दिशा जो है किसी कण को, जैसे ये जो होता है हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पेसिफिक डायरेक्शन में जैसे किसी चीज़ को यानी अपने को मूवमेंट कराना है, जैसे फीमेल में जैसे फैलोपियन ट्यूब में बात कर रहे हैं, जैसे ओवा को अपने को लाना है तो वहाँ सीलिया पाई जाती है, वहाँ भी मॉडिफिकेशन। तो सीलिया जो होती है स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उसके यानी स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। ये आगे यानी एग्जांपल में देख ही लेते, जैसे सिंपल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, जैसे सिंपल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, यहाँ ब्रश बॉर्डर देखेंगे यानी माइक्रोविलाई, और नेक्स्ट नीचे में देखेंगे सीलिया वाला। तो जैसे माइक्रोविलाई की देखे यानी मॉडिफिकेशन, जैसे सिंपल क्यूबॉइडल, जैसे क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर की बात करें, क्यूबॉइडल में ब्रश बॉर्डर जो है ये पीसीटी में पाया जाता है। पीसीटी जो होता है ये नेफ्रॉन का पार्ट होता है, जैसे नेफ्रॉन बना देते हम, जैसे बोमेन कैप्सूल हो गया ये यहाँ ये पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी हो गया। ये फिर कलेक्टिंग डक्ट होता है। कैसा होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है। नेमिंग कर देते, ये जो है पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले, एंड ये है डीसीटी, ये बोमेन कैप्सूल है। ये नेक्स्ट आगे यानी अपना वही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में हम तो डिटेल में ही पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ देख लेते हैं नॉर्मली कि अपना पीसीटी कहाँ पाया जाता है। तो ये जो पीसीटी है भाई साहब, पीसीटी में जो है क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पाई जाती है। यहाँ एक मिनट रुक जाइए, पानी पी लेते हैं। जैसे क्यूबॉइडल में ब्रश बॉर्डर की बात करें तो यानी पीसीटी में क्यों पाया जाता है, तो पीसीटी में क्या होता है, पीसीटी में जो होता है अपना एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए ब्रश बॉर्डर हमने क्या पढ़ा, मेन फंक्शन इसका कि 20 टाइम तक एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करा सकता है। तो यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है मेन, तो मेन एब्जॉर्प्शन होता है, तो मेन एब्जॉर्प्शन के लिए ही ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है पीसीटी में। और उसके बाद जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो होता है, हम जो डाइजेशन करते हैं सब करते हैं, तो जो पचाते हैं, जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो वहाँ भी यानी
सरफेस एरिया जो है प्रोवाइड करता है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो वहाँ कॉलमनार पाया जाता है। अब ब्रश बॉर्डर यानी क्यूबॉडल तो पीसीटी में, क्यूबॉडल पीसीटी में, कॉलमनार स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जैसे सिंपल सिलेटेड एपिथेलियम की बात करें तो सिंपल सिलेटेड एपिथेलियम क्या होता है? सिंपल सिलेटेड जो है, सिलेटेड में भी अपना क्यूबॉडल है और सिलेटेड में भी कॉलमनार है। सिलेटेड में जैसे क्यूबॉडल की बात करें तो क्यूबॉडल ब्रोंक्यूल्स में पाया जाता है, जैसे क्यूबॉडल में भी तो ब्रोंक्यूल्स में भी, ऐसे याद तो रख सकते हैं थोड़ा बहुत। यानी क्यूबॉडल में जैसे बात करें, क्यूबॉडल सिलेटेड जो है ब्रोंक्यूल्स में पाया जाता है, ब्रोंक्यूल्स ब्रोंक्यूल्स ब्रोंक्यूल्स। और कॉलमनार जो सिलेटेड है ये फेलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। फेलोपियन ट्यूब में वही ओवा को स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए सीलिया की तो ज़रूरत ही है ना। और जैसे ब्रोंक्यूल में बात करें तो वहाँ एयर को भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्रोवाइड करना पड़ता है ना, यानी लंग्स तक, एल्वलाई तक ले जाना पड़ता है। एल्वलाई तक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही जाएगी जब तो ठीक होगा। तो ये सीलिया हेल्प करती है वहाँ मस्त, ठीक है। उसके बाद जैसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम देखते, ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होती है? तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है, जैसे इसमें सेल जो होते हैं जनरली क्यूबॉडल और कॉलमनार, यानी क्यूबॉडल और कॉलमनार का ही मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम वही है। जैसे ग्लैंडुलर में बात करें जिसमें यानी सिक्रेशन की, भाई सिक्रेशन की जिसमें यानी ताकत आ जाती है, जिसमें सिक्रेशन करने की यानी एकदम पावर आ जाए तो वो ग्लैंडुलर बन जाती है। ऐसे स्पेसिफिक थोड़ी आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, यानी ग्लैंडुलर कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो जैसे ग्लैंडुलर में भी सॉरी, ग्लैंडुलर में भी जैसे बात करें तो ग्लैंड में यानी सेल के आधार पर देखें तो ग्लैंडुलर में भी दो प्रकार की, एक तो यूनिसेलुलर ग्लैंड होती है और मल्टीसेलुलर ग्लैंड होती है। यूनिसेलुलर में जैसे बात करें तो यूनिसेलुलर ग्लैंड जो होती है उसमें गॉबलेट सेल आती है। गॉबलेट सेल जो होती है क्या करती है? ये गॉबलेट सेल सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है? म्यूकस। यानी यूनिसेलुलर में गॉबलेट सेल आती है, गॉबलेट सेल जो होती है ये सिक्रेट करती है म्यूकस। और मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर में है पेनक्रियास, लाइवरी ग्लैंड, ओवरी, टेस्टिस यानी थायराइड ग्लैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी मल्टी सेलुलर ग्लैंड में आती है। यानी अपना मेन जो याद करने का है ये भाई गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल ये सिक्रेट करता है म्यूकस, म्यूकस सिक्रेट करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन पूछता है गॉबलेट सेल क्या सिक्रेट करती है? म्यूकस सिक्रेट करती है। उसके बाद ग्लैंड में जैसे हम क्लासिफिकेशन देखे, हमने पहला क्लासिफिकेशन क्या देखा, यानी हमने सेल के आधार पर क्लासिफिकेशन देखा। उसके बाद जैसे सेकंड क्लासिफिकेशन देखे तो यानी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन डक्ट प्रेजेंट एब्सेंट के आधार पर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या देखते हैं हम, डक्ट प्रेजेंट एब्सेंट के आधार पर देखें तो यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, और दोनों को मिला दे तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड, दोनों का काम करते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो यानी दो ही है, एक तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड, ये तो उनका यानी बीच का है ना ये। तो जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट होती है। डक्ट जो होती है जो ग्लैंड से यानी ब्लड वेसल तक ले जाने का काम जो होता है, ये यानी डायरेक्टली नहीं जाता, डक्ट के थ्रू जाता है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड में। और डायरेक्टली जो जाता है यानी सीधे ब्लड में डूबा रहता है उसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इसमें कैसा होता है, इसमें नलिका युक्त ग्रंथि यानी क्या, इसमें दे है डक्ट यानी डक्ट प्रेजेंट होती है, और निकलने वाला जो रासायनिक पदार्थ होता है ये रक्त तक नलिका के थ्रू, किसके थ्रू? नलिका यानी ट्यूब के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है? ट्यूब के थ्रू जाता है। उसके बाद जैसे सिक्रेशन की बात करें तो सिक्रेशन क्या होता है, जैसे इसमें एयरवैक्स, एयरवैक्स हो गया, म्यूकस हो सकता है, टीयर ऑयल हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, मिल्क हो सकता है। तो ये ऐसे सिक्रेशन में एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो सकता है, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखें, यानी क्या हो सकता है सिक्रेशन में वो तो देख लिया, बट एक्सोक्राइन ग्लैंड के जैसे एग्जाम्पल देखे तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में जैसे लीवर हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल है, ये ग्लैंड है एक्सोक्राइन। अब जैसे एंडोक्राइन की बात करें तो एंडोक्राइन क्या होता है, जैसे डक्टलेस ग्लैंड होती है, इसमें डक्ट नहीं होती भाई साहब, ये ब्लड में ही डूबी रहती, नहाती रहती है हर समय। तो ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, और निकलने वाला जो रासायनिक पदार्थ होता है ये सीधे रक्त में तो आता है। जो पदार्थ यानी सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है? हार्मोन होता है। यानी एंडोक्राइन जो ग्लैंड है उससे क्या निकलता है? उससे हार्मोन निकलता है। हार्मोन ये मेन यानी काम का है, ये भाई पॉइंट ये पूछते ही जाता है, ये काम का है कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है?
हार्मोन सीक्रेट करता है। इसके एग्जांपल देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। कैसे ग्लैंड है ये? एंडोक्राइन ग्लैंड। उसके बाद जैसे हेटेरोक्राइन ग्लैंड यानी कंपोजिट ग्लैंड की बात करें तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? तो इसे मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है। इंडो एक्सो दोनों पार्ट होते हैं इसमें, इंडो भी होता है और एक्सो भी होता है, दोनों पार्ट कंबाइन होते हैं, तो इसे हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल, इसका फेमस एग्जाम्पल जैसे देखिए तो पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है इसमें एसिनी पार्ट होता है, ये एक्सोक्राइन पार्ट होता है और ये लार्ज पार्ट होता है। इसमें पेनक्रियाटिक जूस निकलता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। देन जैसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, ये एंडोक्राइन एंड स्मॉल पार्ट होता है, इसमें हार्मोन निकलता है जैसे इंसुलिन एंड ग्लूकेगन, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। उसके बाद जैसे देखिए ओवरी और टेस्टिस, ये भी भाई कंपोजिट यानी ये भी अपना हेटेरोक्राइन ग्लैंड के अंदर आता है, क्योंकि जैसे ओवरी की बात करें तो ओवरी एस्ट्रोजन भी निकालता है, ओवम भी निकालता है। तो दो हो गया ना, दोनों फंक्शन हो गया ना। यानी एस्ट्रोजन की बात करें तो ये क्या है? ये हार्मोन है और हार्मोन्स तो हार्मोन हो गया। और ओवम क्या हो गया? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के डक्ट के थ्रू आता है ना, अपना फेलोपियन ट्यूब में जाता है, तो ये डक्ट के थ्रू जाता है ये सब। तो ये दोनों है, इसमें ओवम भी निकलता है और एस्ट्रोजन भी निकलता है। तो ये यानी हेटेरोक्राइन ग्लैंड के वही टेस्टिस भी, टेस्टिस से भी हार्मोन निकलता है, स्पर्म भी निकलता है, तो ये भी हेटेरोक्राइन ग्लैंड का एन एग्जाम्पल है। उसके बाद जैसे कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है? यानी संयुक्त उपकला की बात करें तो ये एक से ज़्यादा कोशिका स्तरों की बनी होती है। कौन? कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एक से ज़्यादा स्तरों की बनी होती। कंपाउंड देखा हमने, सिंपल देखा था। सिंपल जो होता है यूनिलेयर था, ये मल्टी लेयर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। इसमें जो होता है कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होता है, यानी इसका लिमिटेड रोल होता है। हमने वहाँ भी देखा था ना, कंपाउंड भाई, कंपाउंड में जब मोर देन यानी जब एक से ज़्यादा लेयर है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो इसमें कहाँ से सिक्रेशन अच्छा होगा? तो सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में इसका लिमिटेड रोल है, हमने उधर देख लिया था। अब जैसे इसका बात करें तो ये इट ओनली प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, जो अपना यांत्रिक, रासायनिक एंड यांत्रिक प्रतिबल जो होता है उससे इन्हें रक्षा करने का काम जो होता है ये कंपाउंड एपिथेलियम का होता है। अब कंपाउंड एपिथेलियम में भी जैसे यानी ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाए जाते हैं और स्ट्रेटिफाइड, मैंने अपना एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने स्ट्रेटिफाइड के दिया है। जैसे ट्रांजिशनल की बात करें तो फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रेचेबल होती है, और यानी स्ट्रेटिफाइड की बात करें तो स्ट्रेटिफाइड जो होता है नॉन फ्लेक्सिबल नॉन स्ट्रेचेबल होती है। अब जैसे ट्रांजिशनल एपिथेलियम के एग्जाम्पल देखिए और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के एग्जाम्पल देखें तो ये सब एनसीईआरटी ने दिया है, ये भी एनसीईआरटी ने दिया है, बट यानी स्पेसिफिक लाइनों में अपना वहाँ जो दिया ये दिया एग्जाम्पल। जैसे यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम के एग्जाम्पल। जैसे ट्रांजिशनल क्या है? फ्लेक्सिबल स्ट्रेचेबल। तो जैसे यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? जैसे यूरिन स्टोर होते जाता है तो जब स्ट्रेचेबल की इसमें पावर है जब ही तो स्टोर हो पाता है, नहीं तो कहाँ से स्टोर हो पाता? फट जाता भाई साहब। स्ट्रेटिफाइड में देखें तो स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है? जैसे आउटर सरफेस ऑफ स्किन, हाँ यानी अपनी जो आउटर सरफेस है, ये जो ड्राई सरफेस है ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल केविटी, जो मॉइस्ट सरफेस है बकल केविटी, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का एग्जांपल आता है। जैसे ग्रसनी, एक मिनट, ग्रसनी की बात करें तो ग्रसनी यानी फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स जो होता है ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के एग्जांपल है। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट, एक मिनट, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनिक्रियाटिक डक्ट, ये सब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के एग्जांपल है। अब उसके बाद जैसे ये ख़त्म हो गया अपना कंपाउंड एपिथेलियम के बाद जैसे हम सेल जंक्शन की बात करते हैं तो सेल जंक्शन पढ़ लेते, फिर क्या है उसके बाद एक बार पूरा टोटल रिवीजन ले लेंगे तो मज़ा आ जाएगा भाई सब, पक्का हो जाएगा। तो जैसे सेल जंक्शन की बात करें, सेल जंक्शन यानी संधि की बात करें तो क्या होता है संधि? तो इसमें दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। अपना जो जंक्शन होता है, संधि जो होता है, ये प्रोटीन का बनाता है। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनल लिंक करता है भाई साहब टू सेल को, ने दो सेल को लिंक करने का काम अपना सेल जंक्शन का होता है, और ये प्रोटीन के बने होते हैं।
किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे उसके बाद जैसे टाइट जंक्शन की बात करें, 3 प्रकार के जंक्शन हमारे एनसीईआरटी ने दिया है, टाइट जंक्शन, एथेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। तो जैसे टाइट जंक्शन यानी दृढ़ संधि, यानी आसंजनी संधि और अंतराली संधि। जैसे दृढ़ संधि यानी टाइट जंक्शन की बात करें तो टाइट जंक्शन क्या होता है? देखें, टाइट जंक्शन तो ये प्रिवेंट करता है लिंकेज अक्रॉस द टिश्यू, यानी पदार्थों को ऊतकों से बाहर निकलने से रोकने का काम ये टाइट जंक्शन का होता है। किसका होता है? ये टाइट जंक्शन का होता है। जैसे यहाँ से निकलना है किसी सब्सटेंस को, तो टाइट जंक्शन के कारण वो नहीं निकल पाएगा। अब एथेरिंग जंक्शन की बात करें, एथेरिंग जंक्शन जो होता है ये सीमेंटिंग यानी सीमेंटिंग सेल टुगेदर, यानी 2 सेल को जोड़ने का काम जो होता है एथेरिंग जंक्शन का होता है। सीमेंटिंग यानी चिपकाने का काम एथेरिंग जंक्शन का होता है 2 सेल को। अब जैसे गैप जंक्शन यानी गैप जंक्शन की बात करें तो अंतराली संधि क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म को कनेक्टेड, यानी 2 सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट यानी सॉरी यार, खांसी ज़्यादा ये गई। यानी गैप जंक्शन का फंक्शन जो है अपना साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम जो है ये गैप जंक्शन का होता है। और मूवमेंट यानी अपना गैप जंक्शन से आयन यानी स्मॉल मॉलिक्यूल तो जाते ही है, बट कभी कभी क्या होता है सम टाइम लार्ज मॉलिक्यूल भी चले जाते हैं अपने किससे? गैप जंक्शन से। ठीक है, जैसे ये गैप जंक्शन दिया है, तो जैसे सेल जंक्शन में हमने देखा एपिथेलियल टिश्यू में तीनों जंक्शन पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में नहीं होते हैं। यानी न्यूरल और मस्कुलर की बात करें तो इसमें सेल जंक्शन प्रेजेंट होता है। ओके, ठीक है, तो ये अपना आज का यानी इतना कंटेंट पढ़ने का था। अब उसके बाद जैसे रिवीजन ले ले एक बार, तो रिवीजन ले लेते तो मज़ा आ जाएगा। एक बार पानी पी लेते और फिर रिवीजन ले लेते तो मज़ा आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, जैसे हमने सेल तो देखा था। ठीक है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है, ये देखे थे। फिर ऑर्गेनिज्म को नंबर के आधार पर देखिए यूनी और मल्टी सेलुलर। यूनी सेलुलर में एक सेल होती है, बैक्टीरिया, बीजे, प्रोटोजन, अमोइबा। इसके यानी यूनी सेलुलर के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल? यूनी सेलुलर के एग्जाम्पल। उसके बाद मल्टी सेलुलर देखते हैं, तो मल्टी सेलुलर में क्या होता है? यानी एक से ज़्यादा कोशिका का समूह होता है, देखा था हमने। और इसमें जैसे मोस्ट ऑफ फंजाई, प्लांट, एनिमल, ये सब मल्टी सेलुलर के अंदर आते हैं। अब डेफिनेशन देखा टिश्यू की, फिर डेफिनेशन में यही देखा कि ओरिजिन हमेशा समान होगा, स्ट्रक्चर फंक्शन सेम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। फिर ब्लड का एग्जाम्पल देखे हमने। फिर जर्म लेयर देखा। जर्म लेयर के बाद क्या देखा? 4 प्रकार का टिश्यू होता है यानी कार्य तथा संरचना के आधार पर। फिर जैसे एपिथेलियल देखा, तीनों जर्म लेयर से बना होता है, अपना तीनों जर्म लेयर से मिलकर बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्म से बना होता है। मस्कुलर टिश्यू अपना मेसोडर्म से, वही न्यूरल टिश्यू एक्टोडर्म से मिलकर बना होता है। कैसा होता है? ये एक्टोडर्म से मिलकर बना होता है। 1 मिनट रुक जाइए। किससे? यानी एक्टोडर्म से मिलकर बना होता है। उसके बाद जैसे आगे देखिए कि एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू, 1 मिनट। एपिथेलियल टिश्यू समझा। एपिथेलियल टिश्यू हमने टोटल समझा। एपिथेलियल टिश्यू जैसे एपी यानी अपॉन, यानी ये तो ठीक है, ये इतना नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। यानी एपिथेलियल टिश्यू जो होता है सदैव कैसा होता है? कनेक्टिव टिश्यू पर वृद्धि करता है, ये मेन पॉइंट है। और उसके बाद जैसे देखें कि एक और बॉडी फ्लूइड दूसरे और इन्वायरमेंट के संपर्क में रहता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता इसमें। तो इसमें रक्तवाहिनियाँ, लसिका वाहिनियाँ, कैपिलरीज, ये भेद यानी पेनिट्रेट नहीं कर सकती। तो ये अवेस्कुलर होता है। इतना याद रखना कि ये अवेस्कुलर होता है। कौन? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू अवेस्कुलर होता है, कनेक्टिव टिश्यू पर निर्भर करता है। न्यूट्रेंट यानी सभी के लिए, न्यूट्रेंट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एक्सेट्रा के लिए ये कनेक्टिव टिश्यू पर निर्भर करता है। और उनके बीच में जो होती है, दोनों के बीच में अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है अकोशिकी यानी अकोशिकी होती है, और सेलुलर डेड होती है, नॉन लिविंग होती है। उसके बाद जैसे हमने टाइप ऑफ एपिथेलियम पढ़ा, नंबर ऑफ लेयर के यानी नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल के आधार पर, जैसे सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में क्या था? यूनिलेयर थी, कंपाउंड में मल्टी लेयर। सिंपल में वही समस्त कोशिका बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी बीएम के संपर्क में रहती है, बट क्या होता है यानी कंपाउंड में
आंतरिक वाली ही रह पाती है। ये मेन यानी सिंपल का कार्य स्तरण उत्सर्जन अवशोषण में इसका मेन यानी फंक्शन मेन ये है, पर इसका क्या होता है लिमिटेड रोल होता है। ठीक है, सिंपल में हमने स्क्वामस देखे, स्क्वामस में क्या होता है, ये स्क्वामस में मेन पॉइंट स्क्वामस का क्या है, स्क्वामस में वही मेन पॉइंट है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैस और फिल्ट्रेशन, इसका मेन पॉइंट ये है। एल्वेओलाई ऑफ लंग्स, ब्लड वेसल्स एंड बोमेन कैप्सूल में पाए जाते हैं एग्जाम्पल। और ये 2 पॉइंट याद रखना मेन। ये ठीक है, ये उतना काम का मस्त है, बट ये 2 पॉइंट बहुत काम के, यानी डिफ्यूजन ऑफ गैस, फिल्ट्रेशन है। एग्जाम्पल याद रखना मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे क्यूबॉडल, क्यूबॉडल में क्या, क्यूबॉडल में मेन पॉइंट जैसे सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन है। डक्ट ऑफ ग्लैंड में पाया जाता है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, डक्ट ऑफ ग्लैंड में भी स्मॉल याद रखना। उसके बाद क्यूबॉडल, कॉलमनार की बात करें, कॉलमनार में क्या होता है, कॉलमनार में जो होती है सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन, इसका भी मेन फंक्शन होता है। स्टमक एंड लीवर, ये मेन पॉइंट याद रखना। और ये याद रखना कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है ये बेसल पार्ट में होता है। कैसा होता है, बेसल यानी लोअर पार्ट में होता है। मॉडिफिकेशन देखे, मॉडिफिकेशन में जैसे बात करें, ये यानी सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम माइक्रोएलाई का यानी ब्रश बॉर्डर का होता है, ये मेन पॉइंट है। सीलिया स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ये मेन पॉइंट है इसका। जैसे सिंपल यानी जैसे क्यूबॉडल की बात करें, क्यूबॉडल ब्रश बॉर्डर जो होता है पीसीटी में पाया जाता है, कॉलमनार ब्रश बॉर्डर स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये एग्जाम्पल याद रखना मस्त से। सीलिएटेड, क्यूबॉडल सीलिएटेड जो होता है ब्रोंकियोल्स में पाया जाता है, और कॉलमनार सीलिएटेड फेलोपियन ट्यूब में। जैसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम देखिए, उसके बाद ग्लैंडुलर में हमने यानी सेल के आधार पर देखा था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनी में भी क्या था, गोबलेट सेल, ये मेन है। गोबलेट सेल जो है सिक्रेट करता है म्यूकस, मल्टीसेलुलर जो है ये बहुत सारा सब्सटेंस सिक्रेट कर सकता है, बट मेन जो है ये यूनिसेलुलर याद रखना भाई। उसके बाद जैसे डक्ट यानी दूसरा क्लासिफिकेशन देखा डक्ट प्रेजेंट एब्सेंट के आधार पर। जैसे एक्सोक्राइन की बात करें तो एक्सोक्राइन में यानी डक्ट प्रेजेंट होती है और इसमें ट्यूब होती है, यानी ट्यूब द्वारा जो है वो सब्सटेंस जाता है, ये मेन काम का है इसका। और एंडोक्राइन जो है, एंडोक्राइन में डक्टलेस ग्लैंड होती है और सीधे ही इसका रासायनिक पदार्थ जो होता है रक्त में जाता है। और जो रासायनिक पदार्थ जो होता है ये हार्मोन होता है, ये मेन पॉइंट है इसका। ग्लैंड ठीक है, ग्लैंड तो यानी हेट्रोक्राइन ग्लैंड जो है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड में बात करें तो पैनक्रियाज हो गया, पैनक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस, ये मेन काम के। कंपाउंड में जैसे कंपाउंड में बात करें तो कंपाउंड में क्या होता है, मोर देन 1 लेयर, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में इसका लिमिटेड रोल है। और ये प्रोटेक्शन यानी प्रोवाइड करती प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस के, ये मेन पॉइंट है। ट्रांजिशनल ठीक है, यूरेटर यूरिनरी ब्लड ट्रांजिशनल के एग्जाम्पल है। स्ट्रेटिफाइड के मेन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो है ये स्ट्रेटिफाइड के, यानी आउटर सरफेस ऑफ स्किन हो गया, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स हो गया, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाटिक डक्ट, यानी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के एग्जाम्पल, ये मेन काम के। जंक्शन में ये याद रखना प्रोटीन के बने होते हैं। टाइट जंक्शन यानी लिंकेज को प्रिवेंट करता है, लिंकेज को कैसा करता है, प्रिवेंट करता है। सीमेंटिंग यानी चिपकाने का काम है। ध्रिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, ये मेन लाइन, ये तो पूरा ही मेन लाइनिंग साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है और स्मॉल मॉलिक्यूल और समटाइम लार्ज मॉलिक्यूल को यानी ट्रांसफ़र करने का काम है इसका। ठीक है, तो इतना लेक्चर अपना जो था ये एंड हो गया। लेक्चर कैसा हो गया, लेक्चर आज का इतना ही था, 1 मिनट, इतना था लेक्चर। तो लेक्चर इतना था, तो इसके बाद जैसे थैंक यू यार, इतना ही था लेक्चर आज का। थैंक्स लिख देते, थैंक्स के लिए स्लाइड, थैंक यू यार, इतना ही लेक्चर था। जैसे इसमें बात करें तो अगले जो है ना, अगला जो लेक्चर होगा अपना, उसमें अपन कनेक्टिव टिश्यू पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे। यानी ये जो टिश्यू चैप्टर है ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो टिश्यू चैप्टर को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट हमने यानी इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन, फिर एपिथेलियम टिश्यू यानी पूरा कंप्लीट पढ़ लिया, कंप्लीट डिटेल में वो भी। अब उसके बाद सेल जंक्शन भी पढ़ ही लिया है, कनेक्टिव टिश्यू बचता है, न्यूरल और मस्कुलर
जो है वो हम स्पेसिफिक यानी चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे मसल वाले चैप्टर में हम मस्कुलर को पढ़ लेंगे, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन यानी अपना वही आगे जो न्यूरल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें वाला पार्ट पढ़ लेंगे। एंड कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कंप्लीट डिटेल में हम यानी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ठीक था, बस यानी पढ़ते रहना और थैंक यू, इतना ही था।